Hello everyone. In today's lecture, we are going to continue chapter number 5 Parties and Party System in India. This is the fourth video lecture of this chapter, and in today's lecture, we will start from tolerance and management of faction. So what do you mean by faction? सबसे पहले आपको faction पता होना चाहिए कि क्या होता है. देखिए faction is a different group in a party. एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि कांग्रेस पार्टी के अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजी के पीपल थे, लाइक पैसिफिस्ट थे, रेवोल्यूशनरी थे, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, राइट, लेफ्ट. ओके, सारी की सारी आइडियोलॉजी जो थी वो कांग्रेस के अंदर थी. सो दैट इज़ द फैक्शन. फैक्शन को हिंदी में बोलेंगे हम गुटबाजी. कि वहाँ पे जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो मेंबर थे, उन्होंने अपने अलग अलग फैक्शन बना रखे थे, गुट बना रखे थे. तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स इन ए पार्टी विद डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड डिफरेंट प्रिंसिपल आर कॉल्ड द फैक्शन. फाइन. तो यहाँ पे जब डिफरेंट फैक्शंस के लोग थे, तो यहाँ पे टॉपिक में क्या है, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन. कि कांग्रेस के अंदर इतना टॉलरेंस था सारे के सारे फैक्शन को मैनेज करने का, उनकी मैनेजमेंट करने की इतनी ज़्यादा उसके अंदर टॉलरेंस थी. तो जो थी ना कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट जो थी वो कांग्रेस की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि यहाँ से कोई भी अपोजिशन पार्टी फॉर्म नहीं होती थी. इट इज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजिशन एंड स्ट्राइक ए बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑफ ऑल द इश्यूज़. सारे इशू के ऊपर मतलब सारा का सारा बैलेंस इनका हो जाता था, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था. ठीक है, अलग अलग डिबेट होते थे, इनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी, अलग अलग गुट थे, अलग अलग ग्रुप्स थे. जैसे कि क्लास में अगर आप देखो तो स्टूडेंट के अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं जिनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं. तो इसी तरीके से यहाँ पे गुट ज़रूर बने हुए थे, फैक्शन ज़रूर बने हुए थे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी टॉपिक पे कॉम्प्रोमाइज़ जो भी होता था उस पे कॉम्प्रोमाइज़ इजीली हो जाता था. दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटजी पुट द अपोजिशन इन ए डिफ़िकल्टी. और यही जो थी अपोजिशन के लिए डिफ़िकल्टी थी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जो थी स्ट्रेंथ थी. ओके, सेकेंडली क्या था कि पार्टी हैज़ द नेचर ऑफ ए कोलिशन. जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि कोलिशन नेचर था, अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे थे. सो देर वॉज ए ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशन. बहुत ज़्यादा टॉलरेंस थी इनके अंदर. अब डिफरेंट एम्बिशन थी, अलग अलग ग्रुप्स के लीडर, मतलब सारे के सारे फैक्शंस को अकोमोडेट करने की कांग्रेस के अंदर पावर थी. मतलब टोटल जिस्ट है ना इसका, यही बता रखा है कि जो कांग्रेस में अलग अलग फैक्शन थे उसको टॉलरेट करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए इतनी पावर जो थी वो कांग्रेस के अंदर थी. फाइन. ओके, आफ्टर दैट जो यही चीज़ थी ना इसकी, दैट इज़ वाई इवन इफ़ ए ग्रुप वॉज हैप्पी नॉट हैप्पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टी और विद इट्स शेयर ऑफ पावर, सो इट वुड रिमेन इनसाइड द पार्टी. मतलब कुछ भी जो भी पसंद नहीं आता था किसी को भी, तो सबसे बड़ी पावर क्या थी कि वो पार्टी के अंदर ही रहता था, पार्टी से बाहर जाता ही नहीं था. अगर किसी को अपनी पावर पसंद नहीं है, पावर शेयर ऑफ पावर पसंद नहीं है, अपनी पोजीशन पसंद नहीं है, तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के बाहर नहीं जाता था. जैसे एक घर के अंदर काफ़ी बड़ी फैमिली है, अब अलग अलग इंटरेस्ट के वहाँ पे मेंबर्स होते हैं, तो आपस में उनकी खींचातानी चलती रहती है, लेकिन वो चीज़ घर से बाहर नहीं जाती. यानी कि बाहर वालों को, अपोजिशन वालों को वो एक स्ट्रेंथ दिखाई देती है कि ये क्या है, एक स्ट्रेंथ है. यानी कि अपने पार्टी के अंदर ही उनकी काफ़ी कहासुनी होती थी, अलग अलग गुटबाजी होती थी, लेकिन कभी भी ऐसा डर नहीं था कांग्रेस को कि ये छोड़ देंगे और अपोजिशन पार्टी फॉर्म कर लेंगे. ठीक है, यानी कि एक नई अपोजिशन पार्टी की फॉर्मेशन नहीं होती थी. पार्टी के अंदर ही ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, अपनी अपने प्रिंसिपल्स को ऊपर बताते रहते थे. तो ये सब चीज़ें थी. ओके, अब आगे यही बताया है आपको कि दीज ग्रुप इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शन. ओके, तो यही फैक्शन थे आपके. बट वेरी ऑफन दीज फैक्शंस वर रूटेड इन ए पर्सनल एम्बिशन. और एक दूसरे के राइवल्स भी हो जाते थे. कभी कभी ये अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकालते थे, इनकी अपनी अपनी एम्बिशंस होती थी, वीकनेसेस होती थी. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ए वीकनेस, तो ये सब चीज़ कांग्रेस की वीकनेस ना हो गई, क्योंकि कांग्रेस भी इसको सपोर्ट करती थी.
कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी, कांग्रेस को लगता था ठीक है भाई आपस में ही रहेंगे सारे, एक ही फैमिली के अंदर, एक ही पार्टी के अंदर, कम से कम ओपोजिशन पार्टी तो नहीं बनेगी ना। तो ये एक वीकनेस, इंस्टेड ऑफ बीइंग ए वीकनेस क्या होता था, इंटरनल फैक्शनलिज्म होता था। इंटरनल फैक्शनलिज्म को कांग्रेस जो थी वो प्रमोट करती थी। तो ये पार्टी की वीकनेस नहीं थी, एक तरीके से यही बताया है कि ये एक स्ट्रेंथ थी पॉलिटिकल पार्टी की। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। अब देखिए ये चीज़ हमने देखी है पिछले टॉपिक में कि किस तरीके से फैक्शन जो थे अलग अलग बने हुए थे और डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट प्रिंसिपल के पीपल जो थे वो एक साथ रहते थे, आपस में लड़ते थे। लेकिन आफ्टर ऑल ये चीज़ कब तक टॉलरेट की जाती, ठीक है। धीरे धीरे अपोजिशन पार्टीज़ का एमरजेंस होना शुरू हुआ, ओपोजिशन पार्टी आनी शुरू हो गई। तो इन अपोजिशन पार्टी के आने से ऐसा हम देखते हैं, एज वी डिस्कसिंग द रिज़ल्ट ऑफ द इलेक्शन, तो हमें क्या पता चलता है, 3 लोकसभा इलेक्शन के रिज़ल्ट को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई अपोजिशन पार्टी है ही नहीं, ठीक है, अकेली कांग्रेस ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द नेम्स ऑफ द मैनी पार्टीज़ अदर देन द कांग्रेस पार्टी। काफ़ी सारी पार्टीज़ के नाम हमें देखने को मिलते हैं कांग्रेस पार्टी के अलावा। इवन देन इंडिया हैड ए larger number of diverse and the vibrant opposition party than many other multi-party democracies. Some of these had come into being even before the first general election of 1952. इनमें से बहुत सारी ऐसी ओपोजिशन पार्टी थी जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे उससे पहले ही एमरजेंस हो गई थी। और कुछ पार्टी ने तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन द 16th एंड द 17th सेंचुरी डिकेट्स की अगर हम बात करें। सो द रूट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टी ऑफ द टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू वन और द अदर ऑफ द अपोजिशन पार्टी ऑफ द 1950। जो आज के टाइम पर हम अपोजिशन पार्टी देख रहे हैं ना, तो उस टाइम की वो नॉन कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी 1950s के टाइम की। तो बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टी तो पहले से ही फॉर्म हो चुकी थी, बहुत सारे जो फैक्शन थे कांग्रेस के अंदर, अब वो उनकी डिवीज़न हो गई, उनकी डिवीज़न होके उन्होंने अपनी अलग से पार्टी फॉर्म कर ली, ठीक है। सो ऑल दीज अपोजिशन पार्टीज सक्सीडेड इन गेनिंग ओनली ए टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब जो ये अपोजिशन पार्टी थी ना, हमने देखा है मैप में जब डिस्कस किया था कि सिर्फ टोकन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इनको मिलता था। कहाँ पे मतलब सीपीआई को कहाँ 16 सीट, कहाँ पे 389 सीट कांग्रेस को मिली थी फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन के अंदर। लेकिन फिर भी ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती थी मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टी होती है ना, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। ये द पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म द पब्लिक ओपिनियन, ये फंक्शंस ऑफ द अपोजिशन पार्टी के हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को हाईलाइट करती है, कॉमन पीपल तक पहुंचाती है। जो गवर्नमेंट के जो एजेंडा होता है उसको कॉमन पीपल तक पहुंचाती है, या फिर जो भी जिस चीज़ में फेल हो जाती है गवर्नमेंट, उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाती है, बताती है कि जो करंट अभी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसने क्या खोया और क्या पाया। इन सब चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज देती है ओपोजिशन की जो पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो यही यहाँ पे हुआ। बेशक उनको एक टोकन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही मिला था, बहुत कम सीट मिली थी, लेकिन फिर भी उस टाइम की पॉलिटिकल पार्टी ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है डेमोक्रेसी को रिवाइव करने में। सो दीज पार्टी ऑफर्ड ए सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म। देखिए ये वर्ड है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म। क्या होता है ये प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म, ठीक है। अब पहले आप ये कार्टून देखेंगे, इधर टग ऑफ वॉर दिखाया हुआ है इसके अंदर। ये जो ऊपर पेड़ पे बैठी है ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के जो लीडर हैं, नेहरू अपने कैबिनेट कलीग्स के साथ बैठे हैं, और जो नीचे पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रही है ना, ये अपोजिशन पार्टी है। यानी कि ओपोजिशन पार्टी ऑल्सो प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अभी हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म की, कि ये प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म होता क्या है। देखिए उस टाइम पर, अब क्रिटिसिज्म क्या होता है, दूसरे को अपोज करना, उसकी पॉलिसीज़ को बताना।
तो क्रिटिसाइज़ करना पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो उस टाइम की जो अपोजिशन पार्टी क्रिटिसिज्म करती थी ना, तो वो बहुत ही एक प्रिंसिपल मैनर में होता था। आज की तरह नहीं है कि एक माइक पे खड़े होकर एक दूसरे की इंसल्ट कर दो, बेइज्जती कर दो, दूसरे के लिए बहुत बैड वर्ड्स आप यूज़ कर दो। तो इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं होती थी, इस तरह क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज़ को। मतलब एक प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म होता था, बहुत अच्छे तरीके से। उनको ऐसा नहीं है कि क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता था, क्रिटिसाइज़ किया जाता था, लेकिन एक प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म होता था। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे की बेइज्जती कर दे, जैसे आज के टाइम पे डर्टी पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। So this kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress। और इस तरह का जो क्रिटिसिज्म है ना, वो हमेशा ही जो एग्जिस्टिंग पार्टी होती है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, उसको मतलब एक तरीके से एक चेक के अंदर रखता है, वो बैलेंस ऑफ पावर के अंदर रखता है उस चीज़ को, कि अगर मैंने ये चीज़ गलत कर दी तो मुझे ओपोजिशन पार्टी क्या कर देगी, क्रिटिसाइज़ कर देगी। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यही सब था उस टाइम के सिस्टम में हमारे। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, द अर्ली ईयर्स की अगर हम बात करें, देयर वॉज ए लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड दोज ऑफ द अपोजिशन। काफ़ी रिस्पेक्ट देखने को मिलती है ओपोजिशन के लीडर में और कांग्रेस के लीडर में उस टाइम पे। ओपोजिशन के लीडर जो हमारे थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण, ये सब ओपोजिशन के लीडर थे। और जो अंतरिम गवर्नमेंट थी ना, दैट रूल्ड द कंट्री आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंक्लूडेड ओपोजिशन लीडर। ओपोजिशन लीडर साथ में ही थे जो अंतरिम गवर्नमेंट थी। अब अंतरिम गवर्नमेंट भी पहले मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स नहीं हुआ था, तब तक हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन नहीं हुए थे, तब तक हमारी जो अंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी उसने देश को रूल किया था। तो ये सब ओपोजिशन के लीडर थे जो साथ में थे अंतरिम गवर्नमेंट के। और मतलब ऐसा माना जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जयप्रकाश नारायण, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, उनको बड़े पोलाइट मैनर में इनवाइट किया था अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को ज्वाइन करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ओपोजिशन पार्टी के लीडर के लिए भी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी उस टाइम पे, उस शुरुआती दौर में। जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल को अगर हम उठा के देखें, तो इंडियन पॉलिटिकल के शुरुआती दौर में एक दूसरे की पर्सनल रिस्पेक्ट होती थी। बट दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर डिक्लाइंड आफ्टर द पार्टी कॉम्पिटिशन। जैसे जैसे पार्टी कॉम्पिटिशन ग्रो होता गया, वैसे वैसे ये रिस्पेक्ट जो थी एक दूसरे के लिए घटती चली गई। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट रही नहीं। तो कुछ भी हो, कांग्रेस, अब हमने देखा चैप्टर के एंड में कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस में एमरजेंस होना शुरू हो गया है, ओपोजिशन पार्टी बननी शुरू हो गई हैं। अब जैसे जैसे ओपोजिशन पार्टी ज़्यादा बढ़ेंगी, पार्टी कंपटीशन बढ़ेगा, तो आगे आगे हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। फ़िलहाल हमारी जो डेमोक्रेसी थी वो सक्सेसफुल हो चुकी थी, क्योंकि यूरोप के बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा जाता था कि भारत जैसी डाइवर्स कंट्री, भारत जैसी विशाल देश, इतना बड़ा जोग्राफिकल एरिया, इतनी डिफरेंट कल्चर, डाइवर्स ग्रुप के अंदर तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, बहुत जल्दी ये डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी। हमारे अब 3 लोकसभा जनरल इलेक्शन हो चुके थे, 3 जनरल इलेक्शन तक भाई हमारी जो डेमोक्रेसी थी वो सफल हो चुकी थी। ठीक है, ऐसा हमने सोचा नहीं था, लेकिन हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारे लीडर्स ने, इवन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने भी ये नहीं सोचा था कि इतने अच्छे तरीके से हमारे जो डेमोक्रेसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इतनी सफलता पा लेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टुडेज इन फ्रॉम दिस चैप्टर। इस चैप्टर में से हमने इतना ही पढ़ना है। अब हम कंटिन्यू करेंगे जो चीज़ें हमें चैप्टर नंबर 5, यूनिट नंबर 5 से जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है, अब हम वो शुरू करेंगे कि उसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है। जो चैप्टर नंबर 5 है आपका, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, जिसका नया नाम अब हो चुका है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम। अब हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो इन चैप्टर 2, द पार्टी era of one party dominance, we read about the emergence of the Congress system
and the system was first challenged during the 1960s as political competition became more intense. जैसे जैसे political competition बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे कांग्रेस के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता चला जाता है कि retain its dominance. Okay, it faced challenges from the opposition that was more powerful and less divided than before. पहले से काफ़ी पावरफुल चैलेंजेस जो थे वो कांग्रेस के सामने आने शुरू हो जाते हैं एंड द कांग्रेस ऑल्सो फेस चैलेंजेस फ्रॉम विद इन. हमने देखा था कि अपने अंदर से भी इतने सारे फैक्शंस हो गए थे कांग्रेस के अंदर. तो कांग्रेस को ट्विन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एक तो आउटसाइड से और एक पार्टी के अंदर से ही. एज द पार्टी कुड नॉट longer accommodate all kind of differences, all kind of factions. Okay, so now in this chapter we pick the story from where we left the chapter 2, right? यहाँ से हम सिर्फ वही शुरू करेंगे जहाँ से हमने चैप्टर 1 छोड़ा था, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 2 है अब वो इसमें मर्ज हो गया है. तो जहाँ से चैप्टर नंबर 2 हमने छोड़ा था, वी पिक द स्टोरी फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट द चैप्टर 2. Okay, so in this chapter the very first topic is challenge of political succession. ठीक है, ये चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन क्या था? सक्सीड करना, यानी कि अब आगे कौन सक्सीड करेगा हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम को. तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पास्ट अवे. अब इसके बाद क्या होता है, मई 1964 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी डेथ हो जाती है. 1 साल से वो काफ़ी बीमार चल रहे थे और जब उनकी डेथ हो जाती है तो इट हैड जनरेटेड ए लॉट ऑफ, ठीक है ना, लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशंस अबाउट द यूजुअल क्वेश्चंस ऑफ द सक्सेशन. काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं कि अब सक्सेशन कौन लेगा, कौन सक्सीड करेगा, कौन हमारा लीडर बनेगा आफ्टर नेहरू, हु कौन आएगा. बट इन ए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, जैसे नई नई आज़ाद कंट्री हुई थी हमारी भारत में, दिस सिचुएशन गेव राइज टू ए मोर सीरियस क्वेश्चंस आफ्टर नेहरू व्हाट, कि आफ्टर नेहरू क्या होगा. भारत जैसी कंट्री के अंदर जिसको भी नई नई आज़ादी मिली थी और नई नई जो है वो डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज कर रही थी, यहाँ पे तो ये जो सिचुएशन थी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि अब कौन संभालेगा, क्या कोई नया लीडर बनेगा जिसके अंदर ये सब मैनेज करने की पावर होगी. ओके, तो ये चीज़ सामने आती है. And second question arose from the serious doubt that many outsiders had about whether India's democratic experiment will survive after Nehru. ये सोचा जाता है. दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब जब डेमोक्रेसी तो हमने अब तक हम एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन जबकि नेहरू की डेथ हो जाती है, नेहरू की डेथ के बाद क्या अभी भी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगी, रिवाइव हो पाएगी. सो इट वॉज फियर्ड दैट लाइक सो मैनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिया टू वुड बी नॉट एबल टू मैनेज ए डेमोक्रेटिक सक्सेशन. ठीक है, ऐसा माना जाता है जैसे कि दूसरी जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर जो नई नई आज़ाद हुई थी, कुछ टाइम के बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी का ब्रेक डाउन हो गया था. क्या इन द सेम वे भारत में भी ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर देयर वर डाउट if the new leadership would be able to handle the multiple crises that awaited a solution. मतलब इतने सारे solutions क्या कर पाएगी, इतने ज़्यादा जो मल्टीपल क्राइसिस आए हुए हैं हमारे देश में. देखिए जो ये डिकेड था ना 1960 से 69 का, ये दशक था ना 1960s का, तो ये इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर काफ़ी डेंजरस डिकेड इसको बोला गया. ये वर्ड दिया गया है आपका यहाँ पे, डेंजरस डिकेड. इस डिकेड को काफ़ी डेंजरस डिकेड बोला गया है. ये बहुत बैड फेज रही है. कैसे बैड फेज रही है, एज वी हैव फेस्ड 2 वॉर इन दिस पीरियड. पहला हमारा 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ था एंड सेकंड वॉर पाकिस्तान के साथ 1965 में. अब 1962 के अंदर जब चाइना के साथ वॉर हुआ था तो हम बिल्कुल भी रेडी नहीं थे. हमें पता ही नहीं था कि चाइना हम पे इस तरीके से अटैक करेगा, जिसमें हमारी बहुत बुरी तरीके से फेलियर हुई थी. और पाकिस्तान ने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अटैक कर दिया था. तो पाकिस्तान के साथ हम ये नहीं कह सकते कि हम जीते या हारे, क्योंकि बिल्कुल एक लेवल पे आके जो था वो वॉर का एंड हुआ था. दोनों बराबरी पे ही थे. तो जब भी कोई वॉर होता है तो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो 10 साल पीछे चली जाती है.
तो इतने ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे देश के अंदर थे, मैनी द प्रॉब्लम अनसोल्ड प्रॉब्लम लाइक द पोवर्टी, इनइक्वालिटी, ठीक है, कॉम्युनल एंड रीजनल डाइवर्स डिवीजन्स ऑफ द कंट्री, ये सब प्रॉब्लम थी। साथ के साथ हमें इन सब चीज़ों को मैनेज करके पूरे कंट्री को संभालना था और इतने सारे चैलेंजेस को फेस करना था। तो ये सोचा जा रहा था कि इतने ज़्यादा जो मल्टीपल हमारे क्राइसिस हैं, अगर कोई नया लीडर बनेगा तो क्या इन सब मल्टीपल जो क्राइसिस है उनका सोल्यूशन वो ढूंढ पाएगा इस डेंजरस डिकेड के अंदर। तो ऐसा माना जा रहा था। ओके, सो देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। व्हेन नेहरू वॉज पास्ड अवे, के कामराज, ठीक है, के कामराज उस टाइम पे थे प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने कंसल्ट किया पार्टी के जो टॉप लीडर्स थे, कांग्रेस पार्टी के मेंबर से कंसल्ट किया, और द पार्लियामेंट एंड फाउंड दैट देयर वाज ए कंसेंसस इन फेवर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम काफ़ी बड़े लीडर थे। अच्छा, एक नाम और है आपका मोरारजी देसाई, जो कि बार बार आगे चैप्टर में आपको सुनने को मिलेगा। तो मोरारजी देसाई भी एक काफ़ी बड़े लीडर थे उस टाइम के, और वो उनके बाद पीएम बनना भी चाहते थे। लेकिन उस टाइम पर जो वोटिंग थी, मतलब जो फेवर मिला था वो लाल बहादुर शास्त्री को ज़्यादा मिला था, तो इसलिए उनको लीडर बना दिया गया, उनको प्राइम मिनिस्टर जो था वो बना दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। सो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज लाल बहादुर शास्त्री ऑफ इंडिया ऑन दैट टाइम, एंड शास्त्री वॉज ए नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर। देखिए, जो शास्त्री थे लाल बहादुर शास्त्री को एक बहुत सिंपल पर्सनालिटी थी, उनको एक सिंपल सिटी के लिए जाना जाता है, एंड ऑल्सो द मैन ऑफ प्रिंसिपल। तो उन्होंने क्या था कि बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर रही हैं, उनके कभी किसी कंट्रोवर्सी के अंदर कभी शामिल नहीं थे वो। और वो कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश, यूपी से थे। एंड ऑल्सो द मिनिस्टर इन द नेहरूज कैबिनेट, नेहरू की जो कैबिनेट थी ना 1951 से 1956 तक का जो टाइम पीरियड रहा है, उस कैबिनेट में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, रेलवे मिनिस्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री। जो उनके ईयर्स थे, शुरुआती ईयर्स, एंड नेहरू हैड कम टू डिपेंडेंट ए लॉट ऑन हिम इन हिज लास्ट ईयर, अपने बिल्कुल लास्ट के सालों में उन पर डिपेंडेंट भी रहते थे नेहरू। नॉन कंट्रोवर्शियल आपको अंडरलाइन करना है। एंड ही वॉज ए मैन ऑफ सिंपलिसिटी एंड ही इज़ नोन फॉर हिज कमिटमेंट। ओके, कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स। अब जो लाल बहादुर शास्त्री है वो अपनी सिंपलिसिटी के लिए बहुत जाने जाते थे और अपनी कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे। एज आई टोल्ड यू दैट ही वॉज द मैन ऑफ प्रिंसिपल, कि एक बार उन्होंने जो कह दिया, जो कमिटमेंट कर दी, उसको वो पूरा करके दिखाते थे। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था जब वो रेलवे में मिनिस्टर थे, कोई रेलवे एक्सीडेंट हो गया था काफ़ी बड़ा, तो उस रेलवे एक्सीडेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने ऊपर ली थी, और यही सोचकर उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था। आप सोच के देखो कि आज के टाइम पर कौन मिनिस्टर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिज़ाइन करता है। तो इतनी बड़ी मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते थे। हालांकि काफ़ी कम टाइम पीरियड रहे वो, 1964 से 66 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे भारत के। और अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पर उन्होंने काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस किया। दो तो काफ़ी बड़े चैलेंजेस थे उस टाइम पे, ठीक है, दो मल्टीपल चैलेंजेस तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन जो काफ़ी बड़े चैलेंजेस थे उस टाइम पर वो कौन से थे? एक तो जो हमारे वॉर्स हो रहे थे कंट्री के साथ, चाइना के साथ वॉर हुआ था, उसके बाद हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, तो इनकी वजह से जो इकोनॉमी है कंट्री की उसका काफ़ी डाउनफॉल हो गया था। दूसरा क्या हुआ था, मानसून फेल हो गया था उस टाइम पर। क्लास 9th के चैप्टर क्लाइमेट ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कि मानसून कैसे फेल हो जाता है, कैसे एक्टिव होता है, जिसकी वजह से ड्राउट हो गया था, काफ़ी सीरियस फूड क्राइसिस आ गई थी, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था, फूड का भी चैलेंज हमारे सामने था, इकोनॉमिक जो थी सिचुएशन हमारी काफ़ी बुरी हो गई थी, साथ में हमने वॉर को भी झेला था। ओके, तो इतने बड़े मतलब इतने सिचुएशन के साथ ही उनको जब अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप मिला था तो इतने चैलेंजेस के साथ मिला था। तो उस टाइम पर शास्त्री जी ने एक फेमस स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपने बचपन में भी सुना होगा, जय जवान जय किसान, यानी कि जय जवान अपनी सेना के लिए, अपनी आर्मी के लिए, कि हमारी आर्मी ही हमें इस वॉर की क्राइसिस से निकाल सकती है,
और जय किसान दिया था अपने देश के फार्मर्स के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी फूड क्राइसिस से हमें हमारे किसान ही बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर इनकी जय है तो हमारा देश काफ़ी तरक्की कर सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने ये स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। आफ्टर दैट शास्त्री's प्राइम मिनिस्टरशिप केम टू एन अब्रप्ट एंड इन 10 जनवरी 1966। अब 1966 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो डिकेट है हमारा 60s का, कितना मतलब कितना गंदा डिकेट था हमारे लिए, कि इतने वॉर हमने झेले, दो वॉर हमने झेले, फूड क्राइसिस हमारे देश में था। पहले जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, और उसके 2 साल के बाद ही डेथ हो जाती है लाल बहादुर शास्त्री की। कब होती है? एकदम से उनको हार्ट फेल हो जाता है जब वो गए थे ताशकंद के अंदर। ठीक है, जो ताशकंद है ना, वहाँ पे एक्सपायर हो गए थे, जो कि उस टाइम पर यूएसएसआर के अंदर था, सोवियत यूनियन। और आज के टाइम पर ये कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। ताशकंद जो है, देखो नाम भी सुना होगा आपने, ताशकंद जो एग्रीमेंट हुआ था, ताशकंद समझौता, तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है आज के टाइम पे। वहाँ पे वो डिस्कशन करने के लिए गए थे, एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए गए थे पाकिस्तान के साथ वॉर को एंड करने के लिए। एक एग्रीमेंट साइन होता है जब भी कोई वॉर ख़त्म होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। मोहम्मद अयूब खान थे उस टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ ताशकंद के अंदर वो एग्रीमेंट साइन करने के लिए गए थे। और वहीं से भारत को खबर मिलती है कि आपका जो प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री, हार्ट फेलियर से वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी जो होती है भारत में हो जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे अभी उसके बाद क्या हुआ। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। In the next part of this chapter, we will discuss from Shastri to Indira Gandhi. So thank you for being with me.